Assalamualaikum guys, hope you all are doing well. Today we will learn about anti-anginal and antihypertensive drugs. So here we start. Our objectives are main classes of drugs and are used for treating AP. Discuss the nursing responsibilities of each class of drugs. हमने ड्रग्स की क्लासेस पढ़नी है, ट्रीटमेंट पढ़नी है, नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पढ़नी है हर एक क्लास की. देन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन एंड हाइपरटेंसिव क्राइसिस के हम किस तरीके से फार्माकोलॉजिकली हाइपरटेंशन और हाइपर क्राइसिस के को मैनेज करते हैं. डिस्कस द नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रिलेटेड टू एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, यानी कि नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पास क्या है रिलेटेड टू एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स. And then calculate the drug dosage accurately while administering oral and parenteral medications. Anti-anginal drugs. Angina cardinal symptom is a chest pain. The drug used to treat angina are not typically analgesic. अगर हम बात करें एंजाइना की, ठीक है, तो एंजाइना हमारे पास क्या है? चेस्ट पेन है. क्या है? चेस्ट पेन है. तो जैसे हमारे पास बाकी अगर बॉडी में किसी भी पार्ट में अगर हमें पेन हो रहा होता है तो हम कोई भी पेन किलर या जैसे एनाल्जेसिक ले लेते हैं, लेकिन एंजाइना के लिए हम कोई नॉर्मली टिपिकली एनाल्जेसिक या फिर नॉर्मल जो हमारे पास पेन किलर होते हैं वो नहीं लेते, बल्कि इनके लिए स्पेसिफिक ड्रग्स होते हैं जिन्हें हम एंटी एंजाइनल ड्रग्स कहते हैं. इज इट क्लियर? अब जो एंटी एंजाइनल ड्रग है वो करती क्या है? वो मेन दो चीज़ों पर काम करती है. एक तो मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड को रिड्यूस कर देती है. मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड को क्या कर देती है? रिड्यूस कर देती है. हमें एंजाइनल पेन होता ही क्यों है? क्योंकि हमारे जो हार्ट है, जो मायोकार्डियल ऑक्सीजन का लेवल होता है, डिमांड होती है, वो इंक्रीज़ हो जाती है और हमारा जो लेवल होता है यानी कि उसको ब्लड सप्लाई करने का या ऑक्सीजन का वो प्रॉपर पूरा नहीं हो पाता, जिसकी वजह से क्या हो जाता है? एंजाइनल पेन होता है. तो ये क्या करता है कि मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड को कम कर देता है. देन अब मैंने क्या कहा कि हमें पेन होता क्यों है? क्योंकि वहाँ पर डिमांड बढ़ रही है. तो एक तो हमने डिमांड को कम कर दिया, ये हो गया. दूसरा, वहाँ पर अगर डिमांड बढ़ रही है इट्स मीन कि वहाँ पर ऑक्सीजन सप्लाई क्या है? कम है. तो हम क्या कर देते हैं कि ऑक्सीजन सप्लाई को इंक्रीज़ कर देते हैं, जिसकी वजह से जो चेस्ट पेन है उसमें क्या हो जाता है? रिलीफ मिलता है. अब हमारे पास जो मेन क्लासेस है एंटी एंजाइनल ड्रग्स की, वो हमारे पास 3 है. कितनी है? 3 है. नाइट्रेट, बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर एंड कैल्शियम चैनल ब्लॉकर. क्या है? नाइट्रेट, बीटा एड्रेनर्जिक, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर. अगर इस वाली स्लाइड को आप अच्छे से समझ लेंगे तो आगे आपको क्या होगा? ईजी होगा. ठीक है, तो हमारे पास है नाइट्रेट. नाइट्रेट क्या करते हैं? फॉर ट्रीटिंग एक्यूट एंजाइना. अगर एक्यूट एंजाइना होगा तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? नाइट्रेट यूज़ करेंगे. ठीक है, यानी कि जब हमारे पास नाइट्रेट और बीटा एड्रेनर्जिक दोनों ब्लॉक हो जाए, यानी कि फेल हो जाए, सही तरीके से अपना फंक्शन नहीं परफॉर्म कर पाए, उसके लिए रेजिस्टेंस पैदा हो जाए, तो हम क्या करते हैं? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर को यूज़ करते हैं. ठीक है, एक्यूट के लिए क्या यूज़ करते हैं? नाइट्रेट. बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर किस लिए यूज़ करते हैं? लॉन्ग टर्म प्रिवेंशन ऑफ एंजाइना. एंड अगर ये दोनों ही फेल हो जाए काम करने में, देन हम क्या यूज़ करते हैं? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर. इज इट क्लियर? अब हमारे पास है हाउ एंटी एंजाइनल ड्रग वर्क, के एंटी एंजाइनल ड्रग काम किस तरीके से करती है. ठीक है, एंजाइना अकर व्हेन द कोरोनरी आर्टरी सप्लाई इनसफिशिएंट ऑक्सीजन टू द मायोकार्डियम. कह रहे कि एंजाइना, जैसे मैंने पहले ही आपको बताया है कि कब होता है? जब कोरोनरी आर्टरी की जो सप्लाई है ऑक्सीजन की थ्रू ब्लड, वो मायोकार्डियम लेयर में क्या हो जाए? हमारे पास डिक्रीज हो जाए. दिस इंक्रीज द हार्ट वर्कलोड, जिसकी वजह से जो हार्ट का वर्कलोड है वो इंक्रीज हो जाता है. इंक्रीज हार्ट रेट भी इंक्रीज हो जाता है. प्री लोड, आफ्टर लोड, मतलब लोड होने से पहले ही प्री लोड हो जाता है. एंड फोर्स ऑफ मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी, यानी कि लोड हमारे पास जैसे जो ब्लड होते हैं वो जब वेंट्रिकल में लोड होता है तब कॉन्ट्रैक्शन होता है ना. कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद वो फिर क्या हो जाता है? नेक्स्ट आगे बढ़ता है. ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट होता है. लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि अभी लोड हुआ ही नहीं होता. जैसे आफ्टर लोड हमारे पास क्या हो जाता है? डायरेक्टली प्री लोड हो जाता है कॉन्ट्रैक्टिलिटी का. क्लियर? एंटी एंजाइनल ड्रग
nitrate, beta blocker, adrenergic and calcium channel blockers relieve angina by decreasing one or more of these four factor। ये हमारे पास जितने भी हमने पैराग्राफ में जिन फैक्टर्स के बारे में बात किया, ये सारे ड्रग्स क्या करते हैं कि उनमें से किसी न किसी एक फैक्टर पर काम करता है। These diagrams summarize how anti-anginal drug affect the cardiovascular system। अब हमारे पास ये जो डायग्राम है इसको हम अच्छे से देखते हैं। जैसे यहाँ पर है आफ्टर लोड, ये हमारे पास अयोर्टा है, ठीक है। अब क्या है, डिक्रीज बाय कैल्शियम चैनल ब्लॉकर एंड नाइट्रेट, यानी कि जो हमारे पास लोड है हार्ट का आफ्टर लोड, वो क्या हो जाता है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के ज़रिए और नाइट्रेट्स के ज़रिए डिक्रीज हो जाता है। देन हमारे पास हमने क्या देखा था कि हार्ट रेट इंक्रीज हो रहा था, तो डिक्रीज बाय बीटा एडिनर्जिक ब्लॉकर एंड सम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। जो हमारे पास हार्ट रेट है, देखिए हमें पता है कि कैल्शियम ब्लॉकर दोनों काम करते हैं, क्या कर रहे हैं, दोनों काम, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखिए कैल्शियम चैनल का जिक्र हुआ है और यहाँ पर भी, पर यहाँ पर एड्रिनर्जिक ड्रग का यूज़ हुआ है। बीटा एड्रिनर्जिक ड्रग क्या करेगा, हार्ट रेट को स्लो करेगा। फिर प्री लोड की अगर बात करें तो डिक्रीज बाय नाइट्रेट, प्री लोड हमारे पास किस चीज़ से क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा, नाइट्रेट से। और फिर जैसे हमारे पास है कॉन्ट्रैक्टिलिटी, क्या है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, ठीक है, तो डिक्रीज बाय बीटा एड्रिनर्जिक ब्लॉकर एंड कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। तो हमारे पास जो कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी है, यानी कि जो वेंट्रिकल्स है उनकी जो कॉन्ट्रैक्शन है वो क्या होगी, जो हमारे पास बीटा एड्रिनर्जिक ब्लॉकर है और जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है उसके ज़रिए क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो इन चारों की मदद से क्या होगा, ये हमारे पास चार मैकेनिज्म है जो कि एंजाइना का बायस बनती है, यानी कि एथियोलॉजी बनती है या कॉज बनती है। इनमें से किसी एक जो हमारे पास ड्रग्स है, ये सारे इन पर क्या करते हैं, एक एक पर काम करते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास जो एंजाइना है वो क्या होता है, प्रिवेंट होता है और रिलीफ मिलता है। क्लियर। अब हमारे पास है नाइट्रेट्स, क्या है, नाइट्रेट्स। नाइट्रेट्स आर द ड्रग्स ऑफ चॉइस फॉर रिलीविंग एक्यूट एंजाइना, यानी कि अगर हम जैसे पिछली बार हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि नाइट्रेट किस लिए यूज़ होता है, एक्यूट एंजाइना के लिए। किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, एक्यूट एंजाइना। तो इसमें हमारे पास है अमाइल नाइट्रेट, आइसोसॉर्बिट डाइनाइट्रेट, आइसोसॉर्बिट मोनोनाइट्रेट एंड नाइट्रोग्लिसरीन। अगर आपको ड्रग्स याद करने में मुश्किल हो तो आप चेक करें, हर जगह पर नाइट 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 आ रहा है। जैसे कि अमाइल नाइट्रेट, यहाँ पे नाइट्रेट का नाइट आ गया, अगर देखें तो नाइट्राइट पूरा ही आ गया। आइसोसॉर्बिट डाइनाइट्राइट, इधर भी नाइट्रेट आ गया। आइसोसॉर्बिट मोनोनाइट्रेट और देखें नाइट्रोग्लिसरीन, तो स्टार्ट में क्या आ गया, नाइट, मतलब ये जो नाइट्रो है ये हमारे पास सारे ड्रग्स में आ रहा है। इज इट क्लियर। अब हम पढ़ेंगे फार्माकोकाइनेटिक्स, ठीक है, कि किस तरीके से इसकी मूवमेंट हमारे बॉडी में होती है। ऑल एब्जॉर्ब नाइट्रेट्स गिवन सबलिंगुअली बकली एज च्यूवेबल टैबलेट्स, इसको हम क्या देते हैं, सबलिंगुअली भी देते हैं, बकली यानी कि ऑरली देते हैं, च्यूवेबल टैबलेट्स के फॉर्म में, एज लिंगुअल एरोसल और बाय इनहेलेशन आर एब्जॉर्ब ऑलमोस्ट कम्प्लीटली। अगर हम देखें तो इनहेलेशन के तौर पर भी हम इसे देते हैं, ठीक है। और बिकॉज द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द माउथ हैव अ रिच ब्लड सप्लाई, क्योंकि अगर हम म्यूकस मेम्ब्रेन की बात करें जो माउथ की है उसमें क्या होता है, रिच ब्लड सप्लाई होती है, जिसकी वजह से जो हमारे पास क्या है, ड्रग है वो ओवरऑली क्या हो जाता है, आराम से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, यानी कि वाइडली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब अगर हम बात करें ऑल हाफ एब्जॉर्ब की, ठीक है, पहले हमने ऑल एब्जॉर्ब पढ़ा, अब हम पढ़ रहे हाफ एब्जॉर्ब। तो स्वेलोड नाइट्रेट कैप्सूल्स, वहाँ पर क्या था, सबलिंगुअली था, बकली था, च्यूवेबल टैबलेट्स थे और इनहेलेशन थी। यहाँ पर क्या है, स्वेलोड नाइट्रेट कैप्सूल, यहाँ पर किस चीज़ की बात हो रही है, कैप्सूल की। आर एब्जॉर्ब थ्रू द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द जीआई ट्रैक्ट, किसके ज़रिए एब्जॉर्ब होगा, जीआई ट्रैक्ट के जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसके ज़रिए। एंड ओनली अबाउट 1/2 ऑफ द डोज इंटर सर्कुलेशन, लेकिन सिर्फ 1/2 जो हमारे पास डोज है वो सर्कुलेशन में क्या हो जाएगी, इंटर होगी। ट्रांसडर्मल नाइट्रेट आर एब्जॉर्ब स्लोली एंड इन वेरिंग अमाउंट डिपेंडिंग ऑन द क्वान्टिटी ऑफ ड्रग अप्लाई। कि अगर हम ट्रांसडर्मल की बात करें तो वो क्या होता है, बहुत स्लोली हमारे पास क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है, और डिपेंड करता है ये अमाउंट पे और क्वांटिटी पे, ठीक है, और किस तरीके से ड्रग को अप्लाई किया जा रहा है। द लोकेशन ऑफ इट्स एप्लीकेशन,
कौन से एरिया पे, यानी लोकेशन क्या है, कहाँ पर अप्लाई हो रहा है, द सरफेस एरिया ऑफ स्किन, कितने सरफेस एरिया पे हम लगा रहे, यूज़ कर रहे, आइदर वो जो सरफेस एरिया है वो कम है या ज़्यादा है, एंड सर्कुलेशन ऑफ द स्किन, और हम ये चेक करेंगे कि स्किन की सर्कुलेशन कैसी है। इज इट क्लियर? देन और नो एब्जॉर्प्शन रिक्वायर्ड IV नाइट्रोग्लिसरीन, अगर हम देखें तो नो एब्जॉर्प्शन रिक्वायर्ड, जो हमारे पास IV ग्लिसरीन है उसमें एब्जॉर्प्शन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम डायरेक्टली क्या दे रहे हैं, IV ही दे रहे हैं, वो डायरेक्टली ब्लड में सर्कुलेट करेगी, विच डज नॉट नीड टू बी एब्जॉर्ब, गोज डायरेक्टली इनटू द सर्कुलेशन। जैसे मैंने कहा कि हमारे पास जो नाइट्रोग्लिसरीन है उन्हें हम IV देते हैं, और हम जानते हैं कि IV में जो मेडिसिन दी जाती है उनको एब्जॉर्ब होने की, यानी कि एब्जॉर्प्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो डायरेक्टली सर्कुलेशन में क्या हो जाती है, चली जाती है। क्लियर? सो नाउ वी विल डिस्कस फार्माकोडायनेमिक्स। नाइट्रेट कॉज द स्मूथ मसल ऑफ द वेन एंड टू अ लेसर एक्सटेंड, ये नाइट्रेट क्या करता है, स्मूथ मसल और वेन्स को लेसर एक्सटेंड करता है, मतलब एक्सटेंड की जो लेवल है, जितने एक वेजल्स को और वो और वेन को, स्मूथ मसल को एक्सटेंड होना चाहिए था, उसको ये क्या कर देता है, लेस कर देता है। द आर्टरीज टू रिलैक्स एंड डायलेट, जिसकी वजह से जो आर्टरीज है वो रिलैक्स हो जाती है और डायलेट हो जाती है। ठीक है, क्लियर? This is what happen when the vein dilate, less blood return to the heart. और ये तभी होगा जब वेन क्या हो जाएंगे, डायलेट होंगे, वेन डायलेट होंगे तो हार्ट की तरफ ब्लड कम आएगा, जिसकी वजह से हार्ट पर वर्कलोड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और हमने पहले ही जैसे पढ़ा था कि हम हार्ट पर वर्कलोड को क्या करेंगे, कम करेंगे। क्लियर? This in turn reduce the amount of blood in the ventricle at the end of diastole। कह रहे कि ये क्या करते हैं हमारे पास कि जो वेंट्रिकल्स है उसमें जो ब्लड का अमाउंट है रिड्यूस करते हैं, किस टाइम पे, जब डायस्टोल का एंड हो रहा होता है, एंड ऑफ द डायस्टोल। When the ventricles are full, जब वेंट्रिकल क्या हो जाते हैं, फुल हो जाते हैं, तो ये अमाउंट ऑफ ब्लड को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। The volume of blood in the ventricle just before contraction is called preload, यानी कि वो वाला ब्लड, वो वॉल्यूम जो कि कॉन्ट्रैक्शन से पहले, थोड़ी देर पहले ये कॉन्ट्रैक्शन होने वाली है और उसमें जो लोड हो गया वो हमारे पास क्या कहलाता है, प्रीलोड कहलाता है। जैसे कि हमने पीछे जिक्र किया कि प्रीलोड पे भी ये मेडिसिन काम करती है। बाय रिड्यूसिंग प्रीलोड, ये क्या करती है, प्रीलोड को रिड्यूस करती है। नाइट्रेट रिड्यूस वेंट्रिकुलर साइज, ये क्या करता है कि वेंट्रिकुलर की जो साइज है उसको रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है। एंड वेंट्रिकुलर वॉल टेंशन, और उसके अलावा जो वेंट्रिकल की वॉल की जो टेंशन है उनको भी कम कर देता है। द लेफ्ट वेंट्रिकल डज नॉट हैव टू स्ट्रेच अ मच टू पंप ब्लड, जैसे कि अगर हम देखें तो इसमें लेफ्ट वेंट्रिकल को इतना फिर ज़रूरत नहीं पड़ती कि वो ब्लड को बहुत ज़्यादा क्या करे, पंप करने के लिए स्ट्रेच हो। दिस इन टर्न रिड्यूस द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ द हार्ट, जिसकी वजह से हार्ट की जो ऑक्सीजन की डिमांड होती है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। जैसे कि यहाँ पे देखें, द मोर ब्लड दैट फिल माई वेंट्रिकल द हार्डर आई हैव टू वर्क, कह रहे जब मेरे वेंट्रिकल, ये हार्ट कह रहा है, जब मेरे वेंट्रिकल बहुत ज़्यादा फिल हो जाते हैं तो मैं मुश्किल से ही काम करता हूँ, यानी कि मेरा काम क्या हो जाता है, डिले हो जाते हैं, स्लो हो जाते हैं। एंड द हार्डर आई वर्क, और जब मैं मुश्किल से काम करता हूँ तो मोर ऑक्सीजन आई नीड, और मुझे और ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है। बाय डायलेटिंग वेन नाइट्रेट रिड्यूस द ब्लड इन माई वेंट्रिकल, अब ये क्या करेगा, वर्कलोड बढ़ गया तो वो सही बहुत मुश्किल से काम करेगा, सही से काम नहीं कर पाएगा, तो नाइट्रेट क्या करेगा कि आएगा और ब्लड को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। ठीक है, वेंट्रिकल्स में, सो आई कैन गेट सम रेस्ट, जब वेंट्रिकल में ब्लड कम आ जाएगा, ठीक है, वो क्या था, उसके ऊपर वर्कलोड बहुत ज़्यादा तो वो सही तरीके से काम नहीं कर पा रहा था, तो अब जब नाइट्रेट आया, ब्लड जो लेवल था वो क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, जिसकी वजह से हार्ट को रेस्ट करने का टाइम मिल गया। देन फार्माकोथेरेपेटिक, नाइट्रेट आर यूज्ड टू रिलीव एंड प्रिवेंट एंजाइना, नाइट्रेट हम किस लिए यूज़ करते हैं, रिलीफ के लिए भी, यानी कि एंजाइना हो गया तो उसके रिलीफ के लिए भी, और दोबारा होने यानी कि प्रिवेंट होने के लिए भी हम क्या यूज़ करते हैं, नाइट्रेट, और स्पेशली इसे हम कब यूज़ करते हैं, एक्यूट एंजाइना में। द रैपिडली एब्जॉर्ब नाइट्रेट सच एज आ नाइट्रोग्लिसरीन, जैसे हमने पहले पढ़ा कि सबसे अच्छा जो डायरेक्टली ओवरऑल सर्कुलेशन में मिक्स हो जाता है, ठीक है,
तो वो हमारे पास क्या है, नाइट्रोग्लिसरीन है, क्योंकि उसे हम IV देते हैं। आर द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर रिलीफ ऑफ एक्यूट एंजाइना, और इसको हम एक्यूट एंजाइना के लिए देते हैं। ट्रांसडर्मल पैच, जो ट्रांसडर्मल पैच है वो लॉन्गर एक्टिंग नाइट्रेट है, प्रिवेंट क्रॉनिक एंजाइना, और जब क्रॉनिक एंजाइना होता है तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ट्रांसडर्मल पैचेस यूज़ करते हैं। ओरल नाइट्रेट आर इफेक्टिव, और अगर ओरल नाइट्रेट्स की बात करें तो वो भी क्या है, इफेक्टिव है। अब नाइट्रेट हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं बीटा एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट की तरफ। ठीक है, आई होप कि पीछे जो मैंने पढ़ा है वो आपको अच्छे से समझ आ रहा हो। बीटा एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट आल्सो कॉल्ड बीटा ब्लॉकर्स, जो बीटा एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट है वो बीटा ब्लॉकर कहलाते हैं। आर यूज्ड फॉर लॉन्ग टर्म प्रिवेंशन ऑफ एंजाइना एंड आर वन ऑफ द मेन टाइप ऑफ ड्रग यूज टू ट्रीट हाइपरटेंशन। तो बीटा एड्रेनर्जिक को हम सिर्फ और सिर्फ एंटी एंजाइनल ड्रग के तौर पर यूज़ नहीं करते, बल्कि इसको हम लोग हाइपरटेंशन के लिए भी क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। उसके अलावा इसे हम लॉन्ग टर्म प्रिवेंशन के लिए यूज़ करते हैं। जैसे पहले ही स्लाइड में मैंने आपको बता दिया था कि जो बीटा एड्रेनर्जिक है उनको हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, लॉन्ग टर्म प्रिवेंशन के लिए। इज इट क्लियर? बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर इंक्लूड एटिनोलॉल, मेटोप्रोल, नेडोलॉल एंड प्रोप्रेनोलॉल। अब अगर बात करें तो जैसे मैंने नाइट्रेट की आपको एग्जांपल दी थी कि आपको पहचान कैसी होगी, वहाँ पर हर जगह NITR का आपको वो सिंबल नज़र आएगा, मिलेगा आपको, जिसकी वजह से आप अच्छे से आराम से क्या कर देंगे, आइडेंटिफाई कर लेंगे कि हमारे पास नाइट्रेट है। इसी तरह जो हमारे पास बीटा एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट ड्रग्स है, इसकी भी हमारे पास आइडेंटिफिकेशन के लिए यहाँ पर क्या है, ऑल, क्या है, ऑल, OLOL, ऑल। तो जैसे कि ये 4 हमारे पास नाम दिए कि इनमें अगर आप देखें तो इनके एंड में क्या है, OLOL, यानी कि OLOL, ये इनकी क्या है, आइडेंटिफिकेशन है। इस तरीके से आप इन ड्रग्स को क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इज इट क्लियर? सो अब हम इनकी पढ़ेंगे फार्माकोकाइनेटिक। मेटोप्रोलोल एंड प्रोप्रेनोलोल आर एब्जॉर्ब्ड ऑलमोस्ट इंटायरली फ्रॉम द GI ट्रैक। अगर हम इन ड्रग्स की बात करें तो यह ज़्यादातर GI ट्रैक में क्या हो जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं। दीज बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर आर डिस्ट्रीब्यूट वाइडली, ये वाइडली क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। प्रोप्रेनोलोल इज हाईली प्रोटीन बाउंडेड, ये क्या है, हाईली प्रोटीन बाउंडेड है। इज इट क्लियर? जो हमारे पास प्रोप्रेनोलोल है ये हाईली प्रोटीन बाउंडेड है। द आउटर बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर आर प्योरली प्रोटीन बाउंडेड। अगर हम बाकी जो अदर बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर है वो क्या है, प्रोटीन बाउंडेड नहीं है, बहुत मुश्किल से होते हैं। लेकिन अगर हम प्रोप्रेनोलोल की बात करें तो वो क्या है, हाईली प्रोटीन बाउंडेड है। क्लियर? अब हम पढ़ेंगे फार्माकोडायनेमिक्स। तो बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर डिक्रीज ब्लड प्रेशर एंड ब्लॉक बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर साइट। बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर क्या करता है कि ब्लड प्रेशर को क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से जो रिसेप्टर साइट इन द हार्ट मसल है वो क्या हो जाते हैं, कंडक्शन, जो उसका कंडक्शन सिस्टम है, ठीक है, उसके ज़रिए। तो बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर डिक्रीज ब्लड प्रेशर एंड ब्लॉक बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर साइट इन द हार्ट मसल एंड द कंडक्शन सिस्टम। हार्ट मसल में और कंडक्शन सिस्टम में जो हमारे पास रिसेप्टर साइट है उसको ये क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से जो ब्लड प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाता है। दिस डिक्रीजेज द हार्ट रेट, जिसकी वजह से हार्ट रेट भी डिक्रीज हो जाता है, एंड रिड्यूस द फोर्स ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्शन, और जो हार्ट कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो फोर्स होता है वो भी रिड्यूस हो जाता है, रिजल्टिंग इन अ लोअर डिमांड ऑफ फॉर ऑक्सीजन, जिसके नतीजे में क्या होता है, रिजल्ट हमारे पास निकलता है कि जो ऑक्सीजन की डिमांड है वो डिक्रीज हो जाती है। क्लियर? अब है फार्माकोथेरेपेटिक, कैसे हम यूज़ ही क्यों करते हैं। तो बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स आर इंडिकेटेड फॉर लॉन्ग टर्म प्रिवेंशन ऑफ एंजाइना। हमने कई बार पढ़ लिया, ठीक है, कि जो बीटा एड्रेनर्जिक ड्रग है उसे हम लॉन्ग टर्म प्रिवेंशन के लिए यूज़ करते हैं। क्लियर? बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर आर आल्सो फर्स्ट लाइन थेरेपी फॉर ट्रीटनिंग हाइपरटेंशन। अगर हम बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर की बात करें तो हमारे पास फर्स्ट लाइन क्या है, हमारे पास फर्स्ट लाइन थेरेपी है, ठीक है, किस चीज़ को ट्रीट करने के लिए, हाइपरटेंशन को। क्लियर? अब हमारे पास है एडवर्स रिएक्शन टू बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स। अच्छा, फार्माकोथेरेपेटिक्स तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर क्या है, एडवर्स रिएक्शन ऑफ बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स। क्लियर?
तो बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर में कॉज ब्रेडिकार्डिया कर सकता है, क्योंकि हाइपरटेंशन को कम कर रहा है, वर्कलोड कम कर रहा है, हार्ट का हार्ट रेट को कम कर रहा है, तो इसकी वजह से ब्रेडिकार्डिया हो सकता है, ठीक है। एंजाइना हो सकता है, फ्लूइड रिटेंशन हो सकती है, ठीक है। पेरिफेरल एडिमा हो सकता है, हार्ट फेलियर, एरिथमिया स्पेशली आर्टरी वेंट्रिकुलर ब्लॉक, हाइपोटेंशन एंड डिजीनेस, नोजिया एंड वोमिटिंग, डायरिया, सिग्निफिकेंट कंस्ट्रक्शन ऑफ द ब्रोंक्यूलस, ठीक है। क्विक स्टॉप कॉजेस कंसर्न, ठीक है। अगर हम डायरेक्टली इसको क्विक स्टॉप करते हैं तो क्या कंसर्न होगा, सडनली स्टॉपिंग अ बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर में ट्रिगर। अगर हम डायरेक्टली एक पेशेंट है उसको हम क्या दे रहे हैं, बीटा एड्रेनर्जिक ड्रग दे रहे हैं, लेकिन अगर हम डायरेक्टली अचानक से उसको स्टॉप करेंगे तो उसको क्या क्या हो सकता है, किस चीज़ को वो ट्रिगर कर सकता है, एंजाइना को, हाइपरटेंशन को, एरिथमिया को एंड एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन को। क्लियर। अब हमारे पास है नेक्स्ट जो हमारे पास क्लास है वो क्या आ रही है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। क्या आ रही है हमारे पास, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। द ड्रग ऑफ चॉइस टू ट्रीट प्रिंजमेटल एंजाइना, एंटी एरिथमिक हाइपरटेंशन, यानी कि अगर हम एंजाइना की, प्रिंजमेटल एंजाइना, एरिथमिक हाइपरटेंशन, इन चीज़ों के बारे में बात करें तो इनके लिए कैल्शियम चैनल काम आते हैं। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर यूज टू ट्रीट एंजाइना इंक्लूड एम्लोडिपिन, डिल्टेजिम, निकार्डिपिन एंड नेफिडिनिन, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ड्रग्स है, क्या है, ड्रग है, ठीक है। तो अगर इनमें सिर्फ ये जो सेकेंड नंबर पर हमारे पास ड्रग है ये थोड़ा चेंज है, बाकी अगर आप देखें तो PIN और लास्ट वाले में भी INE, यानी INE इनकी क्या हो रही है, आइडेंटिफिकेशन हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए ये कैल्शियम आयन है, ठीक है, ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स है हमारे पास, ठीक है। तो जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स है वो क्या आएगा, सेल मेम्ब्रेन के पास हमारे पास क्या है, रिसेप्टर साइट है, क्या है, रिसेप्टर साइट है। तो ये जो हमारे पास कैल्शियम आयन है, इन कैल्शियम आयन को यहाँ पर आके अटैच होना होता है इस एरिया पे, ठीक है। तो ये जो हमारे पास दिख रहा है ग्रे कलर का कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, तो जैसे कैल्शियम चैनल आता है इस एरिया को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से कैल्शियम आयन आके यहाँ से वापस क्या हो जाते हैं, रिटर्न हो जाते हैं, जिसकी वजह से आयन यहाँ पर अपने रिसेप्टर साइड पे अच्छे से अटैच नहीं हो पाते, यानी कि ये तो फिर अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये क्या करता है, स्लो कैल्शियम चैनल, यानी कि ये कैल्शियम चैनल्स के जो सिस्टम है उसको क्या कर देगा, स्लो कर देगा, और इस तरीके से हमारे पास क्या होगी, कैल्शियम चैनल ब्लॉक हो जाएंगे, ठीक है। क्लियर। फार्माकोकाइनेटिक इसकी क्या है, व्हेन एडमिनिस्ट्रेटेड ओरली एब्जॉर्ब क्विकली, अगर इसको हम उस तरह दें, ओरली अगर दें तो ये बहुत क्विकली क्या हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है, ऑलमोस्ट कम्प्लीटली एब्जॉर्ब हो जाती है। फर्स्ट फास्ट इफेक्ट, अगर फर्स्ट फास्ट इफेक्ट की बात करें तो बायो अवेलेबिलिटी ऑफ दिस ड्रग इज़ मच लेवर, इसकी बायो अवेलेबिलिटी और फर्स्ट फास्ट इफेक्ट बहुत कम है, यानी कि अच्छे से और क्विकली क्या हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है, हाईली बाउंड टू प्लाज्मा प्रोटीन। और ये क्या है हमारे पास जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, प्लाज्मा प्रोटीन से बहुत ही अच्छे से क्या हो जाते हैं, बाउंड हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, बाउंड हो जाते हैं। क्लियर। अब हमारे पास है फार्माकोडायनेमिक्स। क्या है हमारे पास, फार्माकोडायनेमिक्स। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर प्रिवेंट द पैसेज ऑफ कैल्शियम आयन across the myocardial cell membrane and vascular smooth muscle cell। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर क्या कर रहे हैं, प्रिवेंट कर रहे हैं पैसेज ऑफ कैल्शियम आयन को, जो मायोकार्डियल सेल मेम्ब्रेन है वहाँ पर रिसेप्टर साइट पे, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, वहाँ पर रिसेप्टर साइट को ब्लॉक कर रहा है, जिसकी वजह से कैल्शियम वहाँ पर कैल्शियम आयन सही तरीके से जा नहीं पाते, और जो हमारे पास स्मूथ मसल सेल है, यानी कि जो वेसल्स है वो स्मूथ मसल्स के बने हैं, और मायोकार्डियल जो मेम्ब्रेन है वो क्या हो जाती है, रिलैक्स हो जाती है। दिस कॉज डायलेशन ऑफ द कोरोनरी एंड पेरिफेरल आर्टरीज, जिसके नतीजे में क्या होता है कि कोरोनरी आर्टरी और पेरिफेरल आर्टरी की क्या हो जाती है, हमारे पास डायलेशन हो जाती है, विच डिक्रीज द फोर्स ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ द हार्ट, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन के लिए जिस फोर्स की ज़रूरत होती है वो भी डिक्रीज हो जाती है, और वर्कलोड भी हार्ट का क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। द रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स ऑल्सो, जो रिलैक्सेशन है वो रिस्पॉन्स करता है बाय प्रिवेंटिंग आर्टियोल्स फ्रॉम कॉन्स्ट्रिक्टिंग
यानी जो हमारे पास आर्टियोल्स है वो भी कॉन्स्ट्रक्शन से प्रिवेंट हो जाती है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर रिड्यूस आफ्टर लोड, डिक्रीजिंग आफ्टर लोड फर्दर डिक्रीज द ऑक्सीजन डिमांड ऑफ द हार्ट, यानी कि लोड होने के बाद भी अगर हम देखें तो ये ऑक्सीजन डिमांड को डिक्रीज करता है। रेट रिडक्शन सम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जैसे कि डायलिजिम एंड वेरापामिल है, ये क्या है हमारे पास, रिड्यूस द हार्ट रेट बाय स्लोइंग कंडक्शन थ्रू द एसए एंड एवी नोड। ये क्या करता है, जो कंडक्शन है एसए नोड से एवी नोड तक की उसको क्या कर देता है, रिड्यूस करता है। और सबसे ज़्यादा जो बीटा एड्रेनर्जिक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स है उनमें हमारे पास क्या क्या यूज़ हो रहे हैं, वेरापामिल और डिलतियाजीम, ये हमारे पास क्या हो रहा है, यूज़ होता है। ठीक है। एज लोअर हार्ट रेट रिड्यूस द हार्ट नीड फॉर एडिशनल ऑक्सीजन, और जो हमारे पास एडिशनल ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है वो उस नीड को क्या कर देता है, स्लो कर देता है। फार्माकोथेरेपेटिक्स, अब फार्माकोथेरेपेटिक इसकी क्या है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर आर यूज फॉर लॉन्ग टर्म प्रिवेंशन ऑफ एंजाइना। एक तो ये क्या कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म प्रिवेंशन ऑफ एंजाइना के लिए यूज़ होते हैं, और उसके अलावा प्रिवेंटिंग प्रिंस मेटल एंजाइना, और प्रिंस मेटल एंजाइना को भी ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है। अब अगर इसके एडवर्स रिएक्शन के बारे में बात करें तो ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन, अ ड्रॉप इन ब्लड प्रेशर व्हेन अ पर्सन स्टैंड अप, हार्ट फेलियर एंड हाइपोटेंशन। एक तो ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन होता है। ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन का मतलब ये है कि हमारे पास ये होता है कि जब पेशेंट होता है वो जब बैठा हुआ होता है तो उसका जो बीपी अगर हम मेजर करेंगे तो वो ठीक आएगा, क्या आएगा, ठीक आएगा। लेकिन जैसे वो स्टैंड होगा और स्टैंडिंग पोजीशन में अगर उनका बीपी चेक करेंगे तो वो क्या होगा, हमारे पास लो आएगा। अब जैसे हमारे पास है डिलतियाजीम एंड वेरापामिल कैन कॉज सच एरिथमियाज एज ब्रेडिकार्डिया, साइनस ब्लॉक एंड आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर ब्लॉक। ये ड्रग्स हमारे पास क्या करती है, अगर इसके एडवर्स इफेक्ट आए तो हमारे पास एरिथमिया हो सकता है, ब्रेडिकार्डिया हो सकता है, साइनस भी हमारे पास ब्लॉक हो सकता है हार्ट का, और आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर ब्लॉकेज भी हो सकती है। अदर पॉसिबल एडवर्स रिएक्शन इंक्लूड डेजीनेस हो सकती है, हेडेक हो सकता है, फ्लशिंग, वीकनेस एंड परसिस्टेंट पेरिफेरल एडिमा भी हो सकता है। पेशेंट टीचिंग एंड एजुकेशन, पेशेंट को क्या टीच करने और क्या एजुकेशन देनी। पेशेंट शुड बी इंस्ट्रक्ट टू फॉलो द मेडिकेशन डोजिंग रेजिमेन। हमने क्या करना है, पेशेंट को अच्छे से बताना है कि क्या क्या जो मेडिकेशन है उसकी डोजिंग क्या क्या है, किस तरीके से लेनी है। स्टॉपिंग मेडिकेशन थेरेपी एब्रप्टली में कोज लाइफ थ्रेटनिंग एरिथमिया, उनको हमने ये बताना है कि आपने खुद से इन ड्रग्स को नहीं छोड़ना, क्योंकि आप अगर इन ड्रग्स को खुद से विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ही आप इसको स्टॉप करेंगे तो आपको लाइफ थ्रेटनिंग एरिथमिया हो सकते हैं। पेशेंट शुड बी इंस्ट्रक्ट ऑन हाउ टू सेल्फ असेस पल्स, उनको हमने ये बताना है कि किस तरीके से आपने अपने पल्स को असेस करना है। ठीक है। एंड ब्लड प्रेशर टू एवेलुएट मेडिकेशन इफेक्टिवनेस, और किस तरीके से आपने यानी कि जो ब्लड प्रेशर है, ठीक है, उसको चेक करते देखना है कि जो मेडिकेशन है उसकी इफेक्टिवनेस क्या है। क्लियर। The medication may cause increased susceptibility to orthostatic blood pressure change and increased sensitivity to cord। कह रहे हैं कि इन मेडिकेशन से आपको ऑर्थोस्टेटिक ब्लड प्रेशर का मसला भी आ सकता है, यानी कि अगर आप खड़े होंगे तो आपको डेजीनेस, हेडेक इस तरीके का होगा और आपका बीपी लो हो जाएगा, और उसके अलावा आपको कभी कभार ठंड भी लग सकती है। नर्सिंग कंसिडरेशन इसमें हमारे पास है, both hypotension and bradycardia can occur in patient on calcium channel blocker and require immediate attention. Those patients on these agents require monitoring as long as they remain on the drug। हमने क्या करना है कि जब भी हम इनको ये ड्रग्स लेंगे तो हमें पता है कि इनके एडवर्स इफेक्ट में हमारे पास हाइपोटेंशन और ब्रेडिकार्डिया हो सकता है, तो इनको जब तक हमारे पास ये ड्रग थेरेपी पर है तब तक हम इनका बीपी क्या करेंगे, मोनिटर करते रहेंगे। बीटा ब्लॉकर कैन कॉज ट्रांजिएंट इंक्रीजेस इन सीरम लिपिड एंड ग्लूकोज लेवल because beta blocker inhibit the sympathetic nervous system response. They also hide the symptom of hypoglycemia and can be dangerous in a patient with diabetes who use insulin।
कि जो बीटा ब्लॉकर एड्रेनर्जिक है, ये क्या करते हैं कि जो हमारे पास सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसको क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है, इनहिबिट कर देता है, जिसकी वजह से हमारे पास अगर हम जो डायबिटीज़ के जो पेशेंट है जो इंसुलिन यूज़ करते हैं उनके लिए क्या हो सकता है, डेंजरस हो सकता है, क्योंकि ये क्या करते हैं कि अगर हाइपोग्लाइसीमिया, इससे ज़्यादातर हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, तो जो पेशेंट इंसुलिन पर है तो उनके लिए ये क्या है, डेंजरस है। स्टार्ट विद द बेसिक्स, यानी कि वेरीफाई एनी मेडिकेशन ऑर्डर एंड मेक श्योर इट्स कंप्लीट। जब भी आप मेडिकेशन वगैरह दे रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, तो मेक श्योर करें कि वो कंप्लीट हो, वेरीफाई करें। द ऑर्डर शुड इंक्लूड द ड्रग नेम, डोजेज, फ्रीक्वेंसी एंड रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। जब आप ड्रग ऑर्डर करें तो उसमें ड्रग नेम, डोजेज, फ्रीक्वेंसी और एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारे रूट एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। इफ़ एनी एलिमेंट इज़ मिसिंग चेक विद द प्रैक्टिशनर। अगर कोई चीज़ मिसिंग है तो आपने क्या करना है, प्रैक्टिशनर से इसको चेक करवाना है। चेक द पेशेंट मेडिकल रिकॉर्ड फॉर एनी एलर्जी और कॉन्ट्राइंडिकेशन टू द प्रिस्क्राइब मेडिकेशन। आपने चेक करते रहना है कि जो पेशेंट है उसको कोई एलर्जी तो नहीं है इस ड्रग से या कॉन्ट्राइंडिकेशन तो नहीं है। इफ़ एनी एलर्जी और कॉन्ट्राइंडिकेशन एग्जिस्ट, डू नॉट एडमिनिस्टर द मेडिकेशन एंड नोटिफाई द प्रैक्टिशनर। फॉर एग्जाम्पल, अगर ऐसी कोई चीज़ है, एलर्जी है या कॉन्ट्राइंडिकेशन है, तो आपने एडमिनिस्ट्रेट नहीं करना और प्रैक्टिशनर को बताना है। प्रिपेयर मेडिकेशन फॉर वन पेशेंट एट अ टाइम, एक पेशेंट के लिए एक ही टाइम पर मेडिकेशन क्या करें, प्रिपेयर करें। एजुकेट पेशेंट अबाउट देयर मेडिकेशन, पेशेंट को उनके मेडिकेशन के बारे में एजुकेट करें। एनकरेज देम टू स्पीक अप इफ़ समथिंग सीन्स एमेसिस, उनको बोले अगर कोई मसला है तो आप हमें बता सकते हैं। फॉलो द 6 राइट ऑफ मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, और उसके अलावा आपकी अगर बात करें तो 10 राइट्स है मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन की, तो उन सारी चीज़ों को हमने क्या करना है, मद्देनज़र रखना है। हाइपर टेंशन एंड हाइपर टेंशन क्राइसिस डिफाइंड एज अ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ठीक है, या तो 140 होगा या 140 से बढ़ा हुआ होगा, या फिर अगर डायस्टोलिक की बात करें तो 90 या 90 से बढ़ा हुआ होगा ऑन एटलीस्ट 2 ओकेजन। अ सीवियर रैपिड एलिवेशन इन बीपी इज कंसिडर्ड अ हाइपरटेंसिव क्राइसिस। अगर हम हाइपरटेंशन की बात करें तो 140/90 या 140/90 से अगर थोड़ा इंक्रीज़ हो रहा है तो वो हाइपरटेंशन है, और अचानक से रैपिडली बहुत ज़्यादा अगर बीपी अचानक से क्या हो रहा है, हाई हो रहा है, तो हमारे पास हाइपरटेंसिव क्राइसिस है। उम्मीद है कि आप सबको आज का लेक्चर पसंद आया होगा और समझ भी आएगा। Thank you so much for watching and supporting us. See you in next lecture. Allah Hafiz.